Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. We have already completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then we have started with the second chapter, that is Sources of Corporate Finance. And in our today's video we are going to start with the debentures. But before starting the debentures, let's learn our code. जब हमने स्टार्ट किया था हमारा बेसिक्स, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था बेसिक्स का, वहाँ से 3 वीडियो हमने देखा था, 3 वीडियोस हमने वहाँ पे पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ फंड्स, तो वो थे आपके पेरेंट्स. उसी तरीके से जैसे कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी का सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, SRDP LLB. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये SRDP LLB जो है इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था शेयर्स के बारे में, व्हाट इज़ शेयर. तो हमने देखा था शेयर के बारे में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद में हमने रिजर्व देखा था, R, दैट मीन्स रिटेन अर्निंग्स, लास्ट वीडियो में. और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है D फॉर डिबेंचर्स. ओके, तो एज यू कैन सी यार ये कोड हमने बनाया था और ये कोड की हेल्प से ही हम हमारा SP पूरा पढ़ने वाले हैं. सी बेसिकली मैं जो हमारा बेसिक है वो मैं क्यों बार बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो पूछते हैं मुझसे कि सर जो थ्योरी सब्जेक्ट है ये बहुत लेंदी आंसर्स होते हैं, वो हमको याद नहीं हो पाता है. तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया नहीं होता है. तो सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. तो आपको जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो बहुत ईजी लगने लगेगा. बट इफ़ यू टॉक अबाउट SP, so SP is one of the most easy and simplest subject I can say. Why? Because ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. मतलब आप शेयर समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिबेंचर क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, सो एज यू कैन सी यार ये पूरा कोड हमने डिस्कस किया है हमारे स्टार्टिंग के वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जो बेसिक वीडियो है वो पहले देख लो. ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से. ओके, तो यहाँ पे आप देखो हमने ये भी पढ़ चुका है कि व्हेन यू टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो SRDP LLB है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. सी यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड की बात करेंगे तो 2 टाइप होते हैं. ओन फंड होता है कंपनी के लिए और दूसरा होता है, एक ओन फंड होता है कंपनी के लिए, दूसरा होता है बोरोड कैपिटल. ओके, मतलब ओन कैपिटल भी बोल सकते हो, ओन फंड भी बोल सकते हो. ओके, तो ये एक ओन कैपिटल हो गया और एक बोरोड कैपिटल हो गया. व्हेन यू टॉक अबाउट ओन कैपिटल, तो हमारा यहाँ पे देखो जो SRDP LLB है, तो जो SR है, SR ये हमारा है ओन फंड, और जो DP LLB है ये हमारा बोरोड फंड है. ये देखो शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, ये दोनों क्या है हमारा ओन फंड हो जाएगा. और बोरोड फंड में क्या आएगा, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, और शेयर्स में हमने देख चुका पहले भी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो ये सारा बेसिक जो है हमारा क्लियर है. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेन हमारा जो है डिबेंचर्स है. तो सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये जितना भी मैटर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है. ओके, तो ये बुक का मैटर है आपका, तो इसका आप नोट भी बनाते हुए चलो. सबसे पहले दिया ओनली ओन कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो व्हेन यू टॉक अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन देयर जॉइंट स्टॉक कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओन कैपिटल. दैट मीन्स सिर्फ शेयर्स और रिजर्व्स ये पॉसिबल नहीं होता है कि इसकी हेल्प से ही कंपनी अपना पूरा बिजनेस कर सकती है. उसके लिए कंपनी क्या करेगी, वो बोरोड फंड का भी हेल्प लेगी. ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे दे रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ओके, तो टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट. दैट इज वाई दे नीड बोरोड कैपिटल ऑल्सो. अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट्स इट्स ओन कैपिटल. ओके, तो ओन कैपिटल जो पैसा लिया है उससे और पैसा कमाने के लिए हमको बोरोड कैपिटल का भी ज़रूरत होता है. एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल टू बोरो मनी. जो भी ट्रेडिंग कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है प्रोडक्ट का, गुड्स का, उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे इनको बोरोड मनी का ज़रूरत होता ही है. ओके, बोरोड मनी मतलब कौन सा मनी, उधार वाला पैसा जो हम लोग डिबेंचर होल्डर से, बॉन्ड से, या फिर हम बैंक से लोन लेते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बॉन्ड लेते हैं, या पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं PD.
आगे देखते हैं. However, it is a normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money. That means वो कंपनी जो बोरो कर रही है मनी, उनको परमिशन होना चाहिए. They should mention that they are supposed to raise their money with the help of borrowed capital, and these things they should mention in memorandum of association. Okay. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को मेंशन करना चाहिए, बताना चाहिए कि फ्यूचर में वी आर गोइंग टू रेज मनी विद द हेल्प ऑफ बोरोड कैपिटल. नाउ मेमोरेंडम ऑथराइजेस कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स. ओके, देखो बेसिकली देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स, हमको पता है, हमने 11th में पढ़ा था. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Now, when you talk about memorandum of association, so memorandum of association authorize company to exercise borrowing powers. That means if a company wants to raise money by taking money from borrowing sources, that thing should be mentioned in memorandum. Okay, यहाँ पे ये होना चाहिए. कंपनी पहले ही इसके अंदर लिखा हुआ रहना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में जो है बोरोइंग मनी लेने वाली है, मतलब डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट या फिर बॉन्ड्स, इन सब से कंपनी पैसा लेने वाली है, मेमोरेंडम में लिखा हुआ होना चाहिए. उसके बाद में आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स एज हाउ एंड बाय हुम दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज. दैट मीन्स हाउ, कैसे, एंड बाय हुम, किससे हम लोग ये पैसा लेने वाले हैं. ओके, ये किस में मेंशन होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए. ओके, आगे देखते हैं. अ प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ओके, तो हमने देखा था इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर कंपनी, सो व्हेन द आइडिया ऑफ द बिजनेस कम इन अ माइंड ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज प्रमोटर. मतलब वो पर्सन जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं. अब वो प्रमोटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा? उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. वही डॉक्यूमेंट्स अभी हमने देखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सम अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स. वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद में that promoter should submit those documents to ROC, that means Register of Company. प्रमोटर को जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रिपेयर किया, दैट इज MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करना पड़ेगा टू द ROC, दैट मीन्स रजिस्टर ऑफ कंपनी. रजिस्टर ऑफ कंपनी वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में परमिशन देगी टू द प्रमोटर whether that promoter can start the company or not. Okay, so there are two types of company, private company and public company. If you talk about private company, जो private company होती है, तो जब ये लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं टू द ROC, तो वो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको बोलते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दैट मीन्स कंपनी स्टार्ट करने का, स्टैब्लिश करने का सर्टिफिकेट मिलता है कि इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगी. और दूसरा सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट. दैट मीन्स आप अपना एक्चुअल बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. ओके, तो दो सर्टिफिकेट मिलता है बाय द ROC. एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो फर्स्ट सर्टिफिकेट होता है, दोनों को मिलता है, पब्लिक कंपनी को भी मिलता है, प्राइवेट कंपनी को भी मिलता है. उसके बाद में मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. दैट मीन्स यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस नाउ. बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, तो प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, और प्राइवेट कंपनी कैन रेज द मनी बाय फ्रॉम द बोरोइंग. ओके, दैट मीन्स बोरोड फंड कंपनी ले सकती है. आगे देखते हैं. However, public company cannot exercise its borrowing powers until it's secure certificates of commencement of business. Okay, private company after getting the certificate of incorporation can exercise its borrowing powers, but if you talk about public company, so public company cannot exercise its borrowing powers until it's secure, until it gets certificates of commencement from ROC. Okay, तो आई होप आपको ये दो लाइन समझ में आई होगी. आगे देखते हैं. The capital may be borrowed for short term, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. तो जो भी आप बोरोड मनी ले रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो, मीडियम टर्म के लिए भी, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी. इट इज़ बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस व्हेन कंपनी वांट्स टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट्स रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जब भी कंपनी बोरोड फंड जो है अगर लेने वाली है, तो वो कब लेना चाहिए? स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में बोरोड फंड से पैसा ले लिया, तो आपको रिटर्न में फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा.
दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ओके, अब जब नई कंपनी होती है, हम सबको पता है, जब स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग जब होती है बिजनेस की, वो टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हमको प्रॉफिट होगा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉस ही होता है, या लॉस नहीं भी हुआ तो इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसके लिए जो नया कंपनी होता है वो बोरोड मनी जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती है, उसको ओन फंड ही लेना चाहिए। ओके, तो बट इफ़ यू टॉक अबाउट बोरोड मनी, तो वो कौन सी कंपनी ले सकती है, जो लेटर स्टेज, दैट मीन्स बिजनेस के स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद में आप बोरोड मनी ले सकते हो। ओके, कब ले लोगे आप, व्हेन इफ़ यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस और इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो वो केस में यू कैन टेक मनी विद द हेल्प ऑफ बोरोविंग कैपिटल। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, हमको ऑलरेडी पता है, हमने ये SRDP LLB जो है इसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो एडिशनल कैपिटल अगर आपको चाहिए, दैट मीन्स बोरोड मनी आपको चाहिए, तो आप क्या क्या कर सकते हो, कंपनी कैन इशू, ये डबल हो गया, ओके, सो फर्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी कैन इशू द डिबेंचर्स, देन कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, कंपनी कैन इशू बॉन्ड्स, कंपनी कैन टेक द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, दैट मीन्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये सारी चीज़ें अब सबको पता है। अगर आपने डिबेंचर से पैसा लिया है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लिया है, बॉन्ड इशू किया, या फिर बैंक से आपने लोन लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, तो ये केस में यू हैव टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, हमको ऑलरेडी पता है। इट इज पेड एट फिक्स रेट। ओके, तो जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कैसा होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स हमको पता है इफ़ यू वांट मनी यू कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, लेकिन आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो यू हैव टू मेंशन कि आप कितने ईयर्स के लिए ले रहे हो, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए। से एग्जांपल आपने 2 ईयर्स के लिए बैंक से लोन लिया, सो आफ्टर 2 ईयर यू हैव टू रीपे दोस अमाउंट। ओके, जितना भी पैसा आपने लिया होगा, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही होगा, बट जो आपने एक्चुअल अमाउंट लिया होगा वो अमाउंट भी आपको कंपनी को रीपे करना होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और ये पीरियड कब फिक्स होता है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लोन, जब आप लोन लोगे उसी टाइम पे ये पीरियड जो है वो फिक्स हो जाएगा कि आप कब रीपे करने वाले हो। चलो, अभी हम लोग बोरोड फंड था वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, दैट इज डिबेंचर्स। ओके, तो डिबेंचर होता क्या है हमको पता है। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी। Whenever company require fund, company issue debentures. The person who purchase the debenture, that person is known as debenture holders. Debenture holders are the creditors of the company. They gets interest on behalf of the investment, and the interest of debenture holder is fixed. They don't have any voting rights, even they can't participate in the management of the company. ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के वीडियो में हमने देखा है। ओके, तो जितना मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट होने वाली है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। सो व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड मनी फॉर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म to expand their business, to diversify their business, in this case company can take the advantage of debentures. Company can take the money by issuing the debentures. Okay, तो प्रिंसिपल सोर्स मतलब मेन सोर्स होता है कंपनी के लिए, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड होता है डिबेंचर। Over the years, debenture have occupied a significant position in the financial structure of the company. That means कंपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाती है, that means कहाँ से कितना पैसा हम लोग लेने वाले हैं। तो कभी भी आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें जो डिबेंचर है इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द टर्म डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डीबेयर विच मीन्स टू ओ। ओके, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल? द टर्म डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन टर्म डिबेयर विच मीन्स टू ओ समथिंग टू समवन, दैट मीन्स किसी को कुछ उधारी पे पैसा देना। ओके, द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट में इसको क्लियर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर भी हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम डिबेंचर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013
only states that the word debenture include debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt का मतलब होता है उधारी, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Okay, so when you talk about debenture, तो डिबेंचर का जो है एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है. ओके वो आपको याद रखना है, वो हम लोग देखेंगे आगे उसका मतलब होता क्या है. अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक. डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स और एक्नॉलेज डेप्ट. Okay, so when you talk about debenture, if as a company if you are going to issue a debenture, जब आप डिबेंचर इशू करोगे सो द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर वो बन जाएगा कंपनी का डिबेंचर होल्डर. अब उसको आपको एज अ प्रूफ क्या देना होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो वो सर्टिफिकेट जो है दैट इज़ अ एक्नॉलेज ऑफ डेप्ट, मतलब वो बताएगा कि उस पर्सन ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और कंपनी को वो पैसा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रीपे करना है टू द डिबेंचर होल्डर. ऑर्डिनरीली डिबेंचर कंस्टिट्यूट्स अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, बट देयर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज. दैट मीन्स if a company is going to issue a debenture, so in such case आपने अगर पैसा ले रहे हो तो at that time you have to mention कि for how many years you are going to issue a debentures. ओके, मतलब से एग्जांपल हमने 5 years के लिए डिबेंचर इशू किया एज अ कंपनी, हमने 5 years के लिए डिबेंचर इशू किया. अब ये जो 5 years है ये जो 5 years आपका होगा, ये 5 years जैसे ही कंप्लीट होगा तो जितना भी पैसा आपने लिया, ऐसे एग्जांपल हम आपकी एक कंपनी है और मैंने आपकी कंपनी में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 5 years के लिए. ओके, 5 लाख रुपीज़ जो है मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है कितने ईयर्स के लिए, 5 years के लिए. अब जैसे ही आपका 5 years कंप्लीट होगा, ओके, मैंने डिबेंचर परचेज़ किया आपसे, इसका जैसे ही 5 years कंप्लीट होगा तो उस 5 years के बाद में मेरा 5 लाख रुपीज़ आपको रीपे करना पड़ेगा मुझे. ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको. अगर इफ़ कंपनी फेल टू रीपे दोस अमाउंट, अगर कंपनी ने वो पैसा मुझको रीपे नहीं कर पाया तो ये केस में क्या होगा, ये केस में कंपनी का जो असेट्स होगा, कंपनी का जो प्रॉपर्टी होगा वो बेच कर कंपनी को मुझको मेरा पैसा रीपे करना होगा. ओके, इसके लिए बोलते हैं डिबेंचर का क्या होता है, दे हैविंग द चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर उनका चार्ज होता है. ओके, चलो यहाँ तक के हो गया हमारा. अभी इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं. टू फैम डिफाइंस अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज. ओके, तो डिबेंचर होल्डर जब आपको पैसा, आप कंपनी एज अ कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा, एक हिसाब से लोन होगा. ओके, वाई, बिकॉज दैट अमाउंट यू हैव टू रीपे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी. ओके, क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है गिवन बाय अ कंपनी. डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको देना होगा, एविडेंसिंग ऑफ डेप्ट. वो जो सर्टिफिकेट है वो क्या बताएगा, एविडेंसिंग ऑफ डेप्ट, यानी वो जो पैसा आपने लिया है वो उधारी का पैसा है टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन and most commonly secured by charge. It is one of the important line. Secured by charge means what, मैंने अभी आपको बताया. If you fail to repay the amount to the debenture holders after a specific period of time, in such case अगर आपने पे नहीं कर पाया, if you fail to pay the amount, so आपका जो assets होगा कंपनी का वो बेच कर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा आपको रीपे करना होगा. ओके, According to the above definition, debenture is an evidence of indebtedness. Okay, indebtedness का मतलब ये होता है evidence of indebtedness, मतलब उधारी वाला पैसा, कर्ज जो आपने कर्ज लिया है. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of the company. Okay, it is an instrument issued in the form of debenture certificate. क्या मिलेगा आपको, डिबेंचर में अगर आपने
कंपनी के डिबेंचर में अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके बिहाफ में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो यही प्रूफ है कि आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि कितने डिबेंचर आपने परचेज किया है और कितना अमाउंट आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। और जो डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील होगा, दैट मीन्स कंपनी का स्टम्प होगा। ओके, और सेम चीज़ अब इफ़ यू टॉक अबाउट शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स को भी क्या मिलता है, उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है और उसके ऊपर भी कॉमन सील कंपनी का होता है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डिबेंचर, तो इसको समझने के लिए देखो टोटल अपने पास कितने पॉइंट्स है बुक के अंदर जो दिया हुआ है, वो 14 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, जिसका जो एक्चुअल कोड मैंने बनाया है वो है प्लेन्स एफ। ओके, तो इसकी हेल्प से आप जितने भी पॉइंटर्स है इसको मेमोराइज कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, नाउ अभी जो P है वो 3 टाइम्स है, P यहाँ पे एज यू कैन सी। तो यहाँ पे देखो मैंने P कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स। L कितनी बार है, 1 टाइम है, तो L देखो यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम L लिखा हुआ है। फिर क्या है, A 2 टाइम है, तो देखो A यहाँ पे A 2 टाइम है। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कोड है, एक्चुअल कोड है। और यहाँ पे सेम जो यहाँ पे प्लेन्स F लिखा हुआ है वो भी है, यहाँ पे भी वही है, बट जो P अगर 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, L1 है तो कुछ नहीं है, A2 है तो 2 लिखा है, I2 है, N सिर्फ 1 है, T2 है, S2 है, F 1 है। ओके, तो ऐसा लिखा है मैंने। तो ये सारे पॉइंट्स आप बुक में लिख के इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो। ओके, और डिबेंचर एक ऐसा टॉपिक है जो 100% आपको एग्ज़ाम में आएगा, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको डिबेंचर 100% मिलेगा, नो डाउट। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है, देखो, डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओज स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। दैट मीन्स company is promising the amount which we have taken from the debenture holders, that amount we will repay after certain period of time। कंपनी की तरफ से प्रॉमिस होता है टू द डिबेंचर होल्डर। ओके, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिबेंचर होल्डर, सो डिबेंचर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर मनी, तब जाके दे बिकेम द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर्स ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न में क्या चाहिए, दे नीड इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट चाहिए। अब हमको पता है द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज फिक्स्ड, उनका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। तो इन एनी कंडीशन कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर, क्योंकि फिक्स्ड है, उनको तो देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये केस में कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसा देगी, प्रायोरिटी देगी, इंपॉर्टेंस देगी, क्योंकि उनका डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड ही होता है। इन एनी कंडीशन कंपनी को पैसा डिबेंचर होल्डर्स को पे करना ही है। ओके, चलो देखते हैं इसको। डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स से भी पहले कंपनी किसको पे करेगी पैसा, डिबेंचर होल्डर्स को। से एग्जांपल जो 5 लाख रुपए मैंने दिया था कंपनी को, तो वो पैसा शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस होल्डर्स उनको बाद में मिलेगा, बट मेरा 5 लाख रुपये मुझको पहले मिलेगा। ओके, तो पार्टीज ऑफ डिबेंचर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पार्टीज, तो यहाँ पे 3 पार्टीज होती है। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक पार्टी कौन होगा, एक तो कंपनी होगी जो पैसा ले रही है। ओके, तो उसको पहले देख लेते हैं। दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, जो उधारी पे पैसा ले रही है, मतलब कंपनी। ओके, अभी ट्रस्टी हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स मतलब कौन, से एग्जांपल इफ आई एम हैविंग सम मनी एंड इफ आई इन्वेस्ट माई मनी इन परचेसिंग द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, देन आई विल बिकम द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स अगर मैंने अपना पैसा डिबेंचर में परचेज़ किया, कंपनी का डिबेंचर अगर मैंने परचेज़ किया, तो मैं क्या बन जाऊंगा, डिबेंचर होल्डर। तो 2 चीज़ हो गया, एक तो कंपनी तो डिबेंचर इशू कर रही है जिसको पैसे की ज़रूरत है, एक मैं जिसके पास पैसा है और मैंने इंटरेस्ट कमाने के लिए वो पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट किया। 2 लोग हो गए, एक तो कंपनी, दूसरा इन्वेस्टर मतलब डिबेंचर होल्डर। ओके, बट कंपनी ने मेरे को क्या बोला है कि जितना भी पैसा हमने आपसे लिया है, कितना लिया था, 5 लाख रुपीज़ मैंने कंपनी को पे किया हुआ है। ओके, और कंपनी का डिबेंचर परचेज किया, तो कंपनी ने मुझको क्या बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स वी विल रीपे योर अमाउंट। ओके, तो क्या गारंटी है कि कंपनी मुझे मेरा पैसा 5 ईयर्स के बाद में दे देगी। डिबेंचर सर्टिफिकेट तो मिलेगा, लेकिन प्रूफ क्या होगा,
तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्टी की टीम बनाती है, मेंबर्स का एक टीम बनता है जहाँ पे दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर। दैट मीन्स जो डिबेंचर होल्डर्स को अगर इन केस कंपनी ने पैसा नहीं दे पाया, रीपे नहीं कर पाया, तो वो केस में जो ट्रस्टीज़ होंगे, ट्रस्टीज़ क्या करेंगे, कंपनी का जो असेट्स होगा उसको बेचकर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा उनको रिटर्न देंगे। ओके, ये काम होता है ट्रस्टीज़ का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्टी। तो यहाँ पे तीन पार्टी, एक तो कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है, दूसरा डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर परचेज कर रहा है कंपनी का, जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, और जो प्रॉमिस कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से किया है वो प्रॉमिस कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर नहीं करेगी तो उसके लिए कौन होगा, एक ट्रस्टी बनेगा। ओके, तो ये देखेगा कि कंपनी अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो देखते हैं अभी ट्रस्टी क्या होता है। अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ़ इट इज़ ऑफरिंग डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल। अगर 500 से ज़्यादा लोगों को कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो वो केस में कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टी, ट्रस्टीज़ के हेल्प से कंपनी क्या करती है, डील करती है इसके साथ में, डिबेंचर होल्डर्स के साथ में। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टीज, इट इज़ नोन एज ट्रस्ट डीड। ओके, ट्रस्टीज़ के साथ में कंपनी का एग्रीमेंट बनाती है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। दैट एग्रीमेंट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टीज एक्सेट्रा। तो उसके अंदर क्या लिखा होगा, सारे पावर्स लिखे होंगे जो ट्रस्टीज़ के हाथ में। ओके, कौन सा पावर होगा, कौन सा राइट होगा उनके पास, कि अगर कंपनी ने जो प्रॉमिस किया अगर वो फुलफिल नहीं किया तो दे कैन टेक द एक्शन। एक्शन लेने के लिए दे नीड सम काइंड ऑफ प्रूफ। तो प्रूफ क्या होगा, वही होगा हमारा प्रूफ जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रस्ट डीड। ओके, नाउ डिबेंचर होल्डर्स देखते हैं। दिस आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस, दैट मीन्स इन्वेस्टर। ओके, अभी यहाँ पे जो ए नहीं है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, वो गलती से हो गया। ओके, चलो 3 पी थे हमारे, 3 पीस हो गए हमारे। अभी हम देखते हैं हमारा 4th पॉइंट, लिस्टिंग। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड with at least one recognized stock exchange. So whenever company wants to issue debenture, then company should list those debenture at least one recognized stock exchange, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। ओके, तो मैंने बताया था अगर आपने कंपनी का डिबेंचर परचेज किया है तो आपने जो भी पैसा दिया है वो आपको 100% रीपे करना ही पड़ेगा कंपनी को। हाँ, ओके, डिबेंचर कंस्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेप्ट, हमको पता है लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है। दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब आफ्टर 5 ईयर्स प्रॉमिस किया था, तो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में कंपनी शुड पे द एंटायर अमाउंट टू मी। ओके, आगे देखते हैं, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। अभी कौन ऑथोराइज करता है, कौन परमिशन देता है कंपनी को टू इशू द डिबेंचर। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर्स। कौन इशू कर सकता है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन इशू द डिबेंचर्स। ओके, और ये कहाँ पे मेंशन, इट इज़ मेंशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। ओके, चलो अब देखते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। सबको पता है डिबेंचर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उसके बिहाफ में दे नीड इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज फिक्स्ड। ओके, अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर्स। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटी मतलब एक कर्जा ही होता है ना कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी के पास से पैसा जाएगा, इसके लिए कंपनी के लिए क्या वो एक खर्चा है जिसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। दैट मीन्स इफ कंपनी
earn a profit, in this case company have to pay interest to the debenture holders. If company failed to earn the profit, if company occurred a loss, in such case also company have to pay the interest to the debenture holder. That means कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, किसी भी कंडीशन में कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही होता है. जितना प्रॉमिस किया है कंपनी ने उतना उनको पे करना ही होगा. सर अगर पे नहीं किया तो कंपनी, इफ़ कंपनी फेल टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, तो हमारा जो ट्रस्टीज था ना, जो डीड बना था उसके अंदर वो मेंशन होगा कि अगर कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया तो उसको क्या क्या पेनल्टी लगेगा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी. उस हिसाब से कंपनी को प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ेगा इफ़ कंपनी फेल टू पे द इंटरेस्ट. ओके, नाउ इशूअर्स. डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट कंपनी जो होती है वो भी इशू कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी डिबेंचर इशू कर सकती है. ओके, ना वोटिंग राइट्स देखते हैं तो लिखा हुआ ही नो वोटिंग राइट्स, तो हमको पता है वोटिंग राइट्स किसको होता है. हमने SRDP LLB जब पढ़ा था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था. एस दैट मीन्स शेयर्स. शेयर्स में दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स. तो किसको राइट था, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन एंजॉय द वोटिंग राइट्स. ओके, उसके अलावा किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है. डिबेंचर होल्डर्स को, पब्लिक डिपॉजिटर को, बॉन्ड होल्डर्स को किसी को भी वोटिंग पावर नहीं होता है. इन द सेम वे जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है. सो एज यू कैन सी हियर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी shall issue any debenture carrying any voting rights. So it is not allowed to the company that company can issue debentures with voting rights. Allowed ही नहीं है कंपनी को under the Companies Act. Okay. Debentures holders have no right to vote at general meeting of the company. Okay, general meeting कंपनी का होगा तो उसमें debenture holders को कोई right नहीं है to vote. Okay, why? Because they are the creators of the company. Right किसको होगा, सिर्फ ओनर को. और ओनर कौन होता है, ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स. ओके, चलो टाइम ऑफ रीपेमेंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर से देखते हैं एक बार. डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. दैट मीन्स 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने ईयर्स के लिए भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, कंपनी शुड मेंशन इन डिबेंचर सर्टिफिकेट. द प्रिंसिपल अमाउंट और डिबेंचर इज रीपेड ऑन मेच्योरिटी डेट. मेच्योरिटी डेट मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ. मेच्योरिटी डेट मतलब वो डेट जिस डेट पे कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रीपे करना पड़ेगा. 5 साल का प्रॉमिस किया है, 5 साल का मेरा डिबेंचर का पीरियड है, तो जब 5 ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो डेट आएगा रीपेमेंट का, उस डेट को हम क्या बोलेंगे, मेच्योरिटी डेट. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 11 देखते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी. डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मीन डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो आपको ट्रांसफर करने का, फ्रॉम यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके, सपोज आपके पास डिबेंचर है, अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए तो आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उनसे पैसा ले सकते हो आप, और फिर आप डिबेंचर होल्डर्स नहीं रहोगे. जिसको आपने ट्रांसफ़र किया वो पर्सन क्या बन जाएगा, कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाएगा. नाउ स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर. सबको पता है डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए कौन होते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो इसके लिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ आपको कि हमने जो कोड पढ़ा है SRDP LLB, और जो मैंने बेसिक्स में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही सारी चीज़ें आपको पूरी बुक के अंदर मिलेगी. ओके, तो वो बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये जितना भी मैटर है आप इजीली अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. ओके, चलो देखते हैं अभी पॉइंट नंबर 12. डिबेंचर होल्डर्स इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ओके, ये कंपनी के कौन होते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट फिक्स रेट. सबको पता है डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. कैसा होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एट फिक्स इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम. रिडीम मतलब जब तक कि कंपनी उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो कैपिटल हमने पे किया था वो रीपे नहीं हो जाता है, जब तक कि कंपनी को इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. किसको, टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. नाउ सिक्योरिटी देखते हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी ये चीज़ आती है हमेशा। डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, दैट मीन्स फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स अगर आपने पे नहीं कर पाया, डिबेंचर्स का पैसा रीपे नहीं कर पाया, तो वो केस में आपको आपका एसेट्स जो है कंपनी का वो बेच कर, वो सेल करके जो भी पैसा आएगा वो आपको डिबेंचर होल्डर्स को देना ही होगा। दैट मीन्स इन एनी कंडीशन यू हैव टू रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। ओके, आगे देखते हैं। इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो देने की पोजीशन में कंपनी नहीं है, और जो कैपिटल था, जो पैसा 5 लाख रुपया जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 5 लाख रुपये के 5 लाख रुपया पे किया है, तो वो पैसा अगर रीपे नहीं कर पाया तो क्या होगा देखो। द डिबेंचर होल्डर्स कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। जो भी असेट्स के ऊपर कंपनी का डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज होगा वो असेट्स डिबेंचर होल्डर बेचेगा, बेचने के बाद में जो भी पैसा आएगा उससे अपना अमाउंट रिकवर करेगा। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं, फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन, दैट इज इट इज 100 और इन मल्टीपल्स ऑफ 100। ओके, 100 होगा, मल्टीपल्स ऑफ 100 होता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400, 500, इस तरीके से डिबेंचर का प्राइस होता है। ओके, तो आई होप आपको ये जो डिबेंचर है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जितने भी 14 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप याद कर लो, क्योंकि देखो ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा, और आपको ऑलरेडी आपने वो बेसिक वीडियो देखा होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दो बेसिक वीडियो ये पॉइंट को आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स अच्छे से। आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आगे और भी डिबेंचर्स के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एक पूरा चैप्टर जो है वो डिबेंचर के ऊपर है। ओके, तो ये जितनी भी चीज़ें पढ़ा है वही सारी चीज़ें उसमें रिपीट होने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे 14 पॉइंट जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।